So we were studying the applications of Newton's laws and last वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस किया था एंड वी आल्सो डिराइव्ड वन फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम स्पीड जो कार ले सकती है व्हेन इट इज़ टर्निंग विदाउट स्किडिंग। एंड लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि हम रोड को टिल्ट करके रखते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं बैंकिंग करके रखते हैं। इसका रीज़न क्या होता है ये जानेंगे इस वीडियो में, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बायोमेडिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। और अभी तक हम लोग ये कंसिडर कर रहे थे कि जो सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट हम लेके चल रहे थे, बट अगर स्पीड भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब क्या होगा वो भी जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो देखो, रोड को कितना टिल्ट करना है उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग की जाती है। अब टिल्ट को टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं बैंकिंग, कि रोड की कितनी बैंकिंग करनी है इसकी प्रॉपर डिजाइनिंग की जाती है। और बैंकिंग करने का फायदा ये होता है कि जो नॉर्मल फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, इस केस में अगर मैं कार की बात करूं तो कार पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही है ड्यू टू द ग्राउंड, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले केवल फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन अब जब हमने बैंकिंग कर दी है, प्रॉपर बैंकिंग कर दी है, तो द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। लेकिन अगर हम बैंकिंग को ऑप्टिमम रखें तो नॉर्मल फोर्स विल प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और इससे फायदा ये होगा कि अगर फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड अगर वो ना के बराबर हो तब भी कार इजीली टर्न कर पाएगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स विल प्रोवाइड ऑल द सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो वो बैंकिंग एंगल होता है जिस केस में केवल नॉर्मल फोर्स ही कंट्रीब्यूट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम बैंकिंग एंगल। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो इस एग्जांपल में ये कह रहे हैं, इफ अ रोड इज बैंक्ड एट प्रॉपर एंगल अ कार कैन राउंड अ कॉर्नर विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। कहने का मतलब कि अगर जो टिल्ट हमने जो रोड को किया हुआ अगर वो बिल्कुल प्रॉपर हो तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी कार को टर्न करवाने के लिए। मतलब जो नॉर्मल फोर्स है दैट विल प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द appropriate banking angle for 900 kg car traveling at 20.5 meter per second in turn of radius 85.0 मीटर। तो हमें इसका मास दिया हुआ है कार का, इसकी स्पीड दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक का। तो हमें निकाला क्या हम कितना हम इसको रोड को टिल्ट करें फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। तो ये है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे शायद आपको ये प्रॉब्लम आ जाए कि यार ये थीटा है तो ये थीटा, ये सब कैसे हुआ? तो मैं इसको प्रॉपर एक डायग्राम में समझा देता हूँ कि हमने क्या एक्चुअल में लिया है। तो देखो, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल रोड जिसमें थीटा इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको कर दिया टिल्ट, कुछ थीटा एंगल से हमने कर दिया इसको टिल्ट, ठीक है, ये हो गया थीटा। अब क्या हुआ, इसके ऊपर दौड़ रही है ये कार। अगर मैं अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट मास कार को, ठीक है। एक इस पे वेट फोर्स लगी होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल फोर्स जो ये सरफेस लगाएगा कार के ऊपर ये लगेगा ऐसे एन। अच्छा, ये डायरेक्शन हमने ली है पॉजिटिव एक्स और ये डायरेक्शन ली है पॉजिटिव वाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको एंगल्स दिखाऊं, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। एंड ये जो एक्सिस है ये बेसिकली वाई सॉरी एक्स एक्सिस है और ये जो है ये है वाई एक्सिस, ओके। अच्छा, अब देखिए ये जो हमने एंगल लिया है, ये वाला एंगल थीटा हमने लिया है जो कि अबव द हॉरिजॉन्टल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, फाइन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये रेड वाली लाइन और ये ब्लू वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। नॉर्मल फोर्स तो सरफेस की परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, और ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा।
तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि ये थीटा है हॉरिजॉन्टल से ऊपर जो रोड जो टिल्ट करके रखा हुआ है, और जो नॉर्मल फोर्स एंगल बना रही है रिलेटिव टू दिस वाई एक्सिस, दिस इज ऑल्सो थीटा। और ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा डायग्राम बन के आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन रह गया है, हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ओके, अब देखो वाई डायरेक्शन के अलोंग कोई मोशन तो हो नहीं रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा एफ एक्स सॉरी एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जो नेट फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में है वो इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अलोंग कोई मोशन नहीं हो रहा है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में केवल दो फोर्सेस हैं, एक ये W है जो कि नीचे की तरफ है, और अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूं n का, तो ये हो जाएगा n कोसाइन थीटा। और ऊपर वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो मैं लिख सकता हूं n कोसाइन थीटा माइनस W, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से जो n का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, W ओवर कोसाइन थीटा। फाइन। अच्छा, अगर मैं अब x डायरेक्शन की बात करूं, x डायरेक्शन कौन सी है, इट इज अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अगर मैं x डायरेक्शन के अलोंग बात करूं तो सिग्मा एफ एक्स ये किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। और सेंट्रिपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, m टाइम्स जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है v स्क्वायर ओवर r। इस पूरे को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो जो x डायरेक्शन में जो नेट फोर्सेस लग रही है वो इक्वल होने चाहिए इसके बराबर। अच्छा, x डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रही है और वो है ये वाली, क्योंकि W का तो कंपोनेंट आएगा नहीं x के अलोंग। तो ये कौन सी हो गया, n साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ n साइन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगी, mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू हम यहाँ दी हुई है, यहाँ से W ओवर कोसाइन थीटा, हम ये चीज़ यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा W ओवर कोसाइन थीटा मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है। अच्छा, W क्या होता है, वेट। वेट क्या है, mg। तो क्या मैं इसको काट के यहाँ mg लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ से m और m तो हो जाएगा कट। साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा या टेन थीटा। तो ये होता है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल्स टू g को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर r मल्टीप्लाइड विद g। ठीक है। यहाँ से थीटा का क्या एक्सप्रेशन आएगा, थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर ओवर आर जी। करेक्ट। तो एक्सप्रेशन आ गया हमें, थीटा क्या है, बैंकिंग एंगल। तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें इस बैंकिंग एंगल निकालने के लिए थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स, अच्छा वी स्क्वायर अपन के पास क्या है, वी हमें दे रखा है 20.5 मीटर पर सेकेंड। देखो, जब भी आप न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो पहले एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल लो, उसके बाद वैल्यू पुट करो। अगर आप पहले ही वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा गड़बड़ आप कर सकते हो। पहले एक जनरलाइज एक्सप्रेशन निकालो। मान लो हमें थीटा यहाँ निकालना था, तो थीटा का पहले एक जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया कि हाँ भाई ये होगा। अब कुछ भी वैल्यू वहाँ पे वी हमें दे रखा हो, कुछ भी आर दे रखा हो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो ये एक अच्छा मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर 20.5 हमें दिया हुआ है, 20.5 मीटर पर सेकेंड, और इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे डिवाइड बाय आर हमें दिया हुआ है 85 मीटर, 85 मीटर एंड जी तो स्टैंडर्ड होता ही है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर आप यूनिट भी देखेंगे तो देखो ऊपर है मीटर पर सेकेंड, ये इसका होल स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे देखोगे तो ये मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यूनिट आपस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी। तो मतलब ठीक है, अपना आंसर जो आएगा, सो टेंजेंट इनवर्स, आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा 26.7 डिग्रीज। तो अगर आप इतना एंगल रखोगे इस रोड का रिलेटिव टू दिस हॉरिजॉन्टल, तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो नॉर्मल फोर्स है वही अपना सारा काम कर देगी। ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, बट केवल एग्जाम्पल सॉल्व करना हमारा मोटिव कभी नहीं रहता है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं इस एग्जाम्पल से, नंबर 1, पहली चीज, जो थीटा का जो एक्सप्रेशन आया वो है टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी। इसका मतलब ये, अगर मैं v की वैल्यू बढ़ाऊं तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी,
मतलब अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलाओगे कार को तो आपको बैंकिंग एंगल ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हम क्या समझ सकते हैं कि अगर मैं रेडियस इसका बढ़ाऊं, सर्कल का जो ये सर्कुलर ट्रैक है, अगर मैं इसका रेडियस बढ़ाऊं, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक का अगर मैं रेडियस आर बढ़ाऊं, तब क्या होगा? रेडियस आर बढ़ने से क्या होगा? थीटा की वैल्यू हो जाएगी कम। ठीक है, मतलब ज़्यादा रेडियस में आप टर्न ले रहे हो तो आपको थीटा कम से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आर की वैल्यू हो गई कम, तब क्या होगा? अगर आर की वैल्यू हो गई कम तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर, अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लो। आर को एक बार 0.5 ले लो, एक बार फिर 2.5 ले लो, तो पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू क्या चेंजेस हो रही हैं। और हम क्या समझ सकते हैं, अगर मैं इस जो पर्सन कार के अंदर बैठा हुआ है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसको क्या फ़र्क आएगा? देखो, सबसे पहली चीज़ उसको ये फ़र्क आएगा कि जो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लग रही है, क्योंकि बैंक्ड है, अगर रोड लेवल होता तो जो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होती वो वेट के बराबर होती W। लेकिन क्योंकि हमने बैंक कर दिया है रोड को, तो यहाँ जो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आई वो W ओवर कोसाइन थीटा आई, और यहाँ पे कोसाइन थीटा लेस देन 1 है। तो जो नॉर्मल फोर्स जो ये N आएगा वो क्या आएगा? W से ज़्यादा आएगा हमेशा। और W से ज़्यादा इसका मतलब क्या है कि जो आपको वेट जो आपको फील होगा वो आपको नॉर्मल से ज़्यादा फील होगा। आपको लगेगा आप थोड़ा ज़्यादा हैवीनेस हो गया, आपका वेट थोड़ा बढ़ गया, आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई है। अगर रोड फ्लैट होता तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू वेट होता, आपको नॉर्मल लगता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोसाइन थीटा का यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है जिसके कारण नॉर्मल फोर्स बढ़ गई है, तो आपको फील होगा कि यार मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब देखिए, बैंकिंग जो है हम केवल रोड पे कारों के लिए या बसों के लिए नहीं, ट्रेन में भी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो ट्रैक है वो तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहते हैं, वो टिल्टेड नहीं होते जो ट्रैक्स इसके हैं ट्रेन के। लेकिन ट्रेन के अंदर लगा होता है हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम, जिसके कारण जब ट्रेन टर्न ले रही होती है तो एक सर्कुलर मोशन में है, उस टाइम हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, एक तरफ ट्रेन को कर देता है टिल्ट, मतलब एक साइड से थोड़ा नीचे हो जाती है और दूसरी साइड से थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसके कारण जो ट्रेन है वो ईजिली टर्न कर लेती है और इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है फ्रॉम द नॉर्मल फोर्स एंड ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये भी इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली, अगर आप प्लेन्स की बात करो तो यहाँ पे भी बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, बैंकिंग का फ़ायदा बहुत कुछ है। एक तो ये जो पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखूं तो एक तो उसको सेफर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है, मतलब स्लिप नहीं होता। अगर आप जैसे इधर ये कर्व ले रही है ट्रेन, तो पैसेंजर को अंदर जो बैठे हुए हैं, अगर ये प्रॉपर बैंकिंग नहीं की जाती तो उसको बाहर की तरफ ऐसा लगता है कि स्लिप हो रही है ट्रेन। बट क्योंकि प्रॉपर बैंकिंग की गई है तो उसको ये जो साइड वाली जो फोर्स है उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होती है और उसको काफ़ी कंफर्टेबल एंड वेरी सेफर जो है सफ़र उसको लगता है। तो ये बैंकिंग के फ़ायदे हैं। अच्छा, अगर आप सोचिए, आप एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहे हैं एंड ये रोड थोड़ा सा कर्व हो गया, मतलब ऐसा हो गया, एंड देन इट गोज समथिंग लाइक दैट, और आपकी कार यहाँ चल रही है। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे, इधर आओगे, तो आप सर्कुलर मोशन में आ जाओगे, अप्रॉक्सीमेटली अ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या सिचुएशंस होंगी, यहाँ पे आपको क्या हैवीनेस लगेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चलिए अब ज़रा वो डिस्कस करके देखते हैं। सो इस एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि while driving along a country lane with a constant speed of 17 मीटर पर सेकेंड you encounter a dip in the road। सो आप constant speed के साथ चल रहे थे 17 मीटर पर सेकेंड और एकदम से आप देखते हो कि रोड थोड़ा सा डिप ले लेता है ऐसे। अब जो डिप है इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 65.1 मीटर। ना हमें दो चीज़ें बतानी है। ए पार्ट में हमें ये बताना है, at the bottom of the dip is the magnitude of the normal force exerted by the car seat on the passenger in the car greater than, less than or equal to the passenger's weight। तो देखिए, हमें ये बताना है कि जो नॉर्मल फोर्स इस वक्त लग रही है जो यहाँ पे, वो पैसेंजर की वेट के बराबर होगी, उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी, ये बताना है। देखो, क्योंकि ये इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में है, तो जो नॉर्मल फोर्स है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, mg नीचे की तरफ लग रही है। अब देखिए, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़रूर लगेगी, और वो प्रोवाइड करेगा कौन? नॉर्मल फोर्स n। अब देखिए, नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रही है और इस mg को भी बैलेंस कर रही है।
तो एक्चुअल में इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द पर्सन। तो ये है आंसर ए पार्ट का। और बी पार्ट में हमें एक्चुअल में निकाल के दिखानी है कि व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स अगर पैसेंजर का मास इतना है तो देखिए सिंपल है। तो देखिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं पैसेंजर का, तो ये है नॉर्मल फोर्स लग रही है इधर, एंड ये mg लग रहा है इधर, एंड क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर ac। ठीक है, तो बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्सेस हैं, इस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं वाई डायरेक्शन। सो जो नेट फोर्सेस है अलोंग द वाई डायरेक्शन, ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। एंड वाई डायरेक्शन में केवल दो ही फोर्सेस हैं, एक है नॉर्मल फोर्स, एक है mg। अब क्योंकि हमने ऊपर की तरफ प्लस लिया हुआ है तो लिख देंगे n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास टाइम्स AC क्या होता है v स्क्वायर ओवर r, और इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो n की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, mg प्लस mv स्क्वायर ओवर r। तो देख रहे हो जो नॉर्मल फोर्स है वो mg से इतनी वैल्यू बढ़ गई है, तो वही हम ए पार्ट में कह रहे थे कि जो नॉर्मल फोर्स है वो mg से ज़्यादा होगी, जो कि हमने यहाँ दिखाई है। अब सिंपल है, मास की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, और दिस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये रेडियस, हम n की जो है वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, n इक्वल्स टू मास हमें दिया हुआ है 80 kg पैसेंजर का, मल्टीप्लाइड विद g इज 9.81 प्लस, अच्छा ये जो नॉर्मल फोर्स है ये हमने वो फोर्स निकाली है जो पैसेंजर पे लग रही है। ठीक है, अच्छा मास क्या दे रखा है पैसेंजर का 90, उसकी वेलोसिटी कितनी है पैसेंजर की, देखो जो पैसेंजर है वो कार के अंदर बैठा हुआ है, तो जितनी कार की स्पीड उतनी पैसेंजर की स्पीड, तो कार की स्पीड कितनी है 17 मीटर पर सेकेंड, तो वही पैसेंजर की स्पीड हो जाएगी 17 मीटर पर सेकेंड। और इसका स्क्वायर भी कर दो, डिवाइड बाय आर जो रेडियस है ये हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ दिस आर्क इज 65.1 मीटर, तो पुट कर दो यहाँ पे 65.1 मीटर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी 1140 न्यूटन। तो देख रहे हो जो नॉर्मल फोर्स आप पे इस वक्त लग रही होगी वो करीब 1150 या 1140 न्यूटन लग रही है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड है। अब यहाँ तो कार डिप कर रही है तो हमारे पास जो है वैल्यू बढ़ गई है आपके नॉर्मल फोर्स की। अगर प्लेन डिप करे, मतलब प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रही है और वो ऐसे डिप करके फिर ऐसे निकल जाए, देखो प्लेन की जो वेलोसिटी होती है वो होती है बहुत ज़्यादा, वी जिस स्पीड से प्लेन चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में जब वो डिप करेगा, प्लेन डिप करके ऊपर जाएगा, उस वक्त जो नॉर्मल फोर्स या जो आप फील करोगे प्लेन के अंदर बैठे हुए, तो आपको लगेगा आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है आपके ब्रेन के अंदर वो कम हो जाएगा और आपको अनकॉन्शियस फील होगा। इसलिए ये चीज़ बहुत ध्यान से देखी जाती है, क्योंकि एट दिस पॉइंट इट इज़ अ मैटर ऑफ डेथ इन लाइफ। अगर आप प्लेन में बैठे हो और वो डिप करे ज़्यादा गहराई से, अगर उसका रेडियस भी कम हो और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो डिप करते हुए, तो ये कम है ये ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो नॉर्मल फोर्स आप पे लग रही है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वेट आपको फील होगा, जिसके कारण आप अनकॉन्शियस भी फील कर सकते हो, और इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डेथ। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं पायलट जब एयरप्लेन उड़ाते हैं। अच्छा इसका केस अगर उल्टा हो, मतलब यहाँ पे तो आपने ऐसे गए थे और ऐसे करके यहाँ से कार ऐसे लेके गए, अगर ऐसा हो जाए तो मतलब ऐसे जा रहे हैं और फिर पुल पे आप चढ़े, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और फिर नीचे उतर गए, तो इस केस में आपको क्या लगेगा, इस केस में लगेगा कि आप थोड़ा, यहाँ पे तो वेट बढ़ गया था, यहाँ पे वेट आपको लगेगा कि थोड़ा कम हो गया हमारा, उल्टा है केस बेसिकली। तो ये दोनों सिचुएशन मैंने डिस्कस करी आपसे। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं बायोमेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। Okay, so in biological and medical laboratories में हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज डिवाइस, और ये कुछ ऐसा नज़र आता है। अगर आपने लेबोरेटरीज में देखा हो तो कुछ ऐसा होता है ये। अगर इसी डिवाइस का टॉप व्यू देखोगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अच्छा इस डिवाइस का काम क्या होता है, देखो डॉक्टर्स को क्या होता है, सीरम से रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स को सेपरेट करना होता है।
अब वो क्या करते हैं, वो इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए। तो वो ट्यूब में रखते हैं सीरम और इस ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं इस डिवाइस से, सेंट्रीफ्यूज से, और इस सेंट्रीफ्यूज को करवाते हैं रोटेट। अच्छा, रोटेट करवाते हैं तो दिस ट्यूब विल बी इन सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब जब इसको रोटेट करवाते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, AC। उदाहरण के तौर पे अगर इसको हम रोटेट करवा रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ से 90.6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जो स्पीड है सीरम की वो 90.6 मीटर पर सेकेंड है, और लेट की जो ये रेडियस है सर्कल का वो है 9.25 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल्स टू 0.0925 मीटर। ठीक है। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, v²/r। तो v² मतलब 90.6 का स्क्वायर। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको फिजिकली पता चले कि एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है। और r है हमारा 0.0925, और ये एक्चुअल डेटा है जो डॉक्टर्स लेबोरेटरीज में लेते हैं, इतना ही रेडियस वो रखते हैं, इतना ही स्पीड पे वो घुमाते हैं, एक्चुअल डेटा है ये। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, इट इज़ अबाउट 700 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको जी के टर्म में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 9040 टाइम्स जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप देख रहे हो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 9000 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी। तो कितनी तगड़ी एक्सेलरेशन इस पे लग रही होगी इस टाइम सीरम पे जो घूम रहा है, इस पे कितनी एक्सेलरेशन है इसकी, देख रहे हो। अगर मैं इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड विद AC। अच्छा, मास सीरम का ले लो आप, कितना होगा, ट्यूब का अंदर सीरम रखें करीब 10-12 ग्राम होगा, तो आप 12 ग्राम ले लेते हैं। तो 12 ग्राम का मतलब 0.012 kg ऐसा यूनिट में। AC की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 9040 टाइम्स जी। तो यहाँ से जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आती है इट इज़ अबाउट 1064 न्यूटन। तो देख रहे हो इतने छोटे से ग्राम, 12 ग्राम मास के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स करीब 1000 न्यूटन की फोर्स। अगर इसको पाउंड में देखो तो इट्स अराउंड 240 पाउंड्स। तो इतनी ज़्यादा फोर्स लगती है जिसके कारण जो है ये अपने सीरम से हम रेड एंड वाइट ब्लड सेल सेपरेट कर पाते हैं। तो ये है एप्लीकेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का इन द बायोमेडिकल फील्ड। ओके, सो अभी तक हम सर्कुलर मोशन में एक चीज़ कंसिडर हम लोग करके चल रहे थे कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर कार सर्कुलर मोशन में है या बाइक, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है उसकी स्पीड हम अभी तक कांस्टेंट लेके चल रहे थे, वो वेरी नहीं कर रही थी। बट अगर स्पीड भी चेंज करने लग जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में है, ये पाथ जो एक कर्व है, ये ब्लैक कलर की कर्व, ये इसकी पाथ शो कर रहा है, एंड इस पॉइंट पे हम इसका मोशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी वेरी कर रही है और साथ में ये सर्कुलर मोशन में। अच्छा, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ACP। और ये क्यों आ रही है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके कारण ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है। ये चीज़ तो हम पढ़ के आए हैं अच्छे से। बट अब क्योंकि स्पीड भी वेरी कर रही है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो स्पीड भी वेरी कर रही है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगी। और ये डायरेक्शन होती है AT की, इट इज टेंजेंशियल टू द कर्व, एंड व्हाई इट हैज कम, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज करने के कारण ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ रही है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ रही है। तो ऑब्जेक्ट की टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी, वेक्टर सम से हम निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन। तो हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल एक्सेलरेशन है इट इज द वेक्टर सम ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये होता है। अच्छा, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको एक मैंने बेसिक आइडिया बता दिया है कि अगर स्पीड वेरी कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आती है सर्कुलर मोशन में, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये तो आती है अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है। तो इसी के साथ हमने
जो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज हैं, इसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो से पहले हम रिव्यू करेंगे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं चैप्टर 6 में, एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। ओके, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।